हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में आज गोधली गढ़खंड चैप्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने वाले हैं। इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर्स। जय हिंद जय भारत। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप जीनियस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और आज पढ़ने वाले हैं भीमराव अंबेडकर चैप्टर। तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं स्टार्ट करना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में ईस्वी में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था, नीच जाति में। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपिष्ट जनों में से एक थे। बाबा साहेब अपने समय में सबसे सुपिष्ट जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश केंद्र पुरस्कार के स्तर पर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वो लंदन इंग्लैंड गए। शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वह वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, प्रामाणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा हुआ ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थापन प्रस्तुत किए। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राज्यशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनाकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। उनके 3 प्रेरक व्यक्ति हैं: बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले। भारत के संविधान में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण हुई। हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कर रहे हैं। भारत का संविधान लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर था और भारतीय संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता। कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं भाषण, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जीनियस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्रास, बुद्धि एज धम्मा, कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लियोस्टॉक, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि हिंदी। उनके संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। बाबा साहब का प्रमुख किताब एलिएशन ऑफ कास्ट से यह चैप्टर लिया गया है।
यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एलिएशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव हिंदी में रूपांतरण किए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चैप्टर को ललई सिंह यादव हिंदी में रूपांतरण किए द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति वैध के उच्छेद यह चिन्हित संपादन के साथ लिया गया। यह भाषण जाति पाति तुर्के मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यादेश भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से संयोजक की पूर्णतः सहमति से बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम से मध्य युगीन अवशिष्ट सरकारों के रूप में बनाकर जाति प्रथा, मानवीयता, नागरिक न्याय एवं सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्थाकार और प्रकृतिक पर भी यह एक अभ्यक्त विवेकता का दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह विडंबना की हुई बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार है, कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन इससे हुई सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन हुई नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों की एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं हो पाया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण कुशल व्यक्ति या शख्स में श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत का विपरीत जाति प्रथा क्योंकि यह मनुष्य पर रुचि पर आधारित कुशल विकसित कर जिसे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि
इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले हुई अर्थात गर्भधारण के कार्य के समय से हुई मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्वधारण हुई नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशा में बांध भी देती है। भले हुई पेशा अनप्रयुक्त या अप्रयुक्त होने के कारण भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति पड़े आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावनाओं तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज से उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोगों निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वासघातवश करते हैं। ऐसे स्थिति स्वाभाविक मनुष्य को दुर्बलपना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने वाले न टील लगता है न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अंततः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों से जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा का आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछने चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरोध हूँ तो फिर मेरी सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरोध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। आदर्श समाज स्वतंत्रता के रूप है। आदर्श समाज स्वतंत्रता के रूप में मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक है कि भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में भी किसी को क्या आपत्ति हो। संस्कृत है किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी
वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविधि हेतु वे सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन के अवंत संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए का यही वास्तविक रूप है कि इसी तरह दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होना चाहिए। चैप्टर यहीं समाप्त हुआ और क्वेश्चन आंसर दूसरे क्लास में करवाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दे और जीनियस ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट करें।